हाय एवरीवन, मेरा नाम जोसेफ बघेल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस होता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मेमोरी हायरार्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज को आज के लेक्चर में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं करा है तो सबसे पहले आप पिछले लेक्चर को देख के उसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, और सभी को हमने अच्छे से समझा था। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम को समझेंगे, और कैश मेमोरी के बारे में समझेंगे, और मेमोरी हायरार्की के बारे में समझेंगे। ये आपके एकेटीव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में आखिरकार क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट, प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पररी मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्पररी मेमोरी का क्या मतलब होता है? टेम्पररी मेमोरी का मतलब ये होता है कि प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर होता है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है। उसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर और सीपीयू। जो प्राइमरी मेमोरी का डेटा होता है वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। उस डेटा पे सीपीयू डायरेक्टली काम कर सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, समझे? लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। सेकेंडरी मेमोरी का डेटा सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता और उस पर काम नहीं कर सकता। ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था, क्यों नहीं कर सकता, डायग्राम के साथ आपको प्रॉपर बताया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। अब देखो, जैसे किसी बच्चे का नाम कॉलेज में कुछ और होता है, घर पे कुछ और होता है, तो उसी तरीके से जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसका नाम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं उसको। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसके भी दो नाम हैं, पहला एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। Accessing of data from primary memory is faster। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखो, जो प्राइमरी मेमोरी में डेटा होता है वो रैम पे स्टोर होता है। ये आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। जो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो रैम में स्टोर होता है। अब जो सीपीयू भैया होते हैं वो उस डेटा पे कुछ काम करना चाहते हैं, तो सीपीयू क्या है कि प्राइमरी मेमोरी का डेटा उससे फास्टली एक्सेस कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी का डेटा सीपीयू भैया उसको बहुत तेजी से एक्सेस कर सकते हैं और उस पर कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन एक्सेसिंग ऑफ डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर। सेकेंडरी मेमोरी से बहुत स्लोअर एक्सेसिंग ऑफ डेटा होता है। ठीक है, इस चीज को हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था, डायग्राम के साथ समझा था। तो आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले यूनिट 1 का पहला लेक्चर देखो। ये यूनिट 1 का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल भी हैं। क्या? रैम, रोम, कैश मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम और रजिस्टर्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी मेमोरी के, एग्जाम्पल हैं प्राइमरी मेमोरी के। और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं कुछ हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेमोरी के। अब ये क्वेश्चन
आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो सीटी एग्जाम हो, चाहे पीयूटी एग्जाम हो, चाहे सेमेस्टर के एग्जाम हो, वहां पे ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें कि यार ये पॉइंट ही तो याद नहीं होते, बाकी सब हो जाता है ये, लेकिन ये पॉइंट याद नहीं होते। समझ भी आ गया, लेकिन ये एग्जाम के टाइम हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। तो मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं, बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक ये है, बहुत अच्छी वाली ट्रिक है, एक बार समझ लेना। तो ट्रिक समझते हैं। रजिस्टर मत फाड़, रजिस्टर मत फाड़। अब ये ट्रिक से आपको प्राइमरी मेमोरी के जो सारे पॉइंट्स थे, प्राइमरी मेमोरी के जो सारे पॉइंट्स थे वो याद हो जाएंगे। कैसे? अरे देखो ना, मैं बताता हूं। रजिस्टर ये क्या था? ये एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी था। क्या था ये? एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी था। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है? रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। एम से इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। टी से ये टेम्परेरी मेमोरी है। फा से फास्टर डेटा एक्सेस है, जो प्राइमरी मेमोरी से डेटा फास्ट एक्सेस होता है। फा से फास्टर डेटा एक्सेस है। डी से डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। अभी इस तरीके से आप याद करोगे तो आप भूलोगे नहीं एग्जाम के टाइम। तो इसी तरीके से आपको सेकेंडरी मेमोरी के लिए ट्रिक बना लो। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक ऑप्शनल ट्रिक है, मैंने बनाई है। तो आप इस तरीके से याद करो, रजिस्टर मत फाड़। इसमें प्राइमरी मेमोरी के जो सारे पॉइंट्स है वो आपको याद हो गए। बस आपको याद क्या रखना है? रजिस्टर मत फाड़। रजिस्टर एग्जाम्पल है प्राइमरी मेमोरी का। एम से इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। टी से इसे ये टेम्परेरी मेमोरी भी है। फा से फास्टर डेटा एक्सेस होता है, इसमें से जो प्राइमरी मेमोरी से फास्टर डेटा एक्सेस होता है। और डी से डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। बस क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं रैम और रोम के डिफरेंस को समझते हैं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। जो हमारी रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब होता है? देखो, वोलेटाइल मेमोरी का ये मतलब होता है कि जब लाइट चली जाती है, जब आपके सिस्टम की पावर ऑफ हो जाती है, तो उसमें से डेटा इरेज हो जाता है। जैसे सपोज करो आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, वो वाला सिस्टम नहीं, आप सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हो और डेटा वो आपने सेव नहीं करा, वो डेटा किसमें? रैम में। तो जब लाइट चली जाएगी तो वो डेटा इरेज हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारी रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है। समझ गए इस बात को? लेकिन रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि चाहे लाइट चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। समझे? अच्छा, रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर सपोर्टेड। जो हमारी रैम होती है उसमें तुम चाहे उसमें लिखो, चाहे उसमें तुम पढ़ो, ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने का मतलब क्या है? रैम के अंदर चाहे तुम कुछ भी लिखो, मतलब कुछ भी डेटा एंटर करो, चाहे उसमें से कुछ भी डेटा निकाल लो, ये सपोर्ट करता है। लेकिन जो हमारे रोम होती है उसमें आप ओनली डेटा को रीड कर सकते हो, कुछ अपना इनपुट, कुछ अपना लिख नहीं सकते। जो हमारी रोम होती है उसके अंदर आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। ठीक है? यूज टू स्टोर द डेटा दैट हैज टू बी करेंटली प्रोसेस्ड बाय सीपीयू टेम्पररी। देखो, जो हमारी रैम होती है उसका यूज क्यों होता है? देखो, जो डेटा होता है वो रैम में लोड हो जाता है। अब उस डेटा पे सीपीयू को कुछ काम करना होता है, तो वो डेटा कहाँ पे होता है? रैम के अंदर होता है। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ जो हमारा सीपीयू करेंटली प्रोसेस कर रहा है, जो जिस डेटा पे सीपीयू हमारा करेंटली प्रोसेस कर रहा है, वो डेटा रैम में स्टोर होने के लिए करता है। समझे? देखो, इस चीज को थोड़ा दोबारा पॉइंट समझो कि रैम का यूज रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज क्यों करते हैं, पहले तो ये समझो।
देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो डेटा होता है सेकेंडरी मेमोरी में वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा। अब प्राइमरी मेमोरी में कहाँ आएगा, रैम के अंदर लोड हो जाएगा। अब सीपीयू भैया को कुछ काम करना होगा उस डेटा पे, तो वो डेटा स्टोर कहाँ पे है, रैम के अंदर है। तो ये रैम होती है उस डेटा को स्टोर करने के काम आती है, ताकि डेटा जल्दी से फास्ट एक्सेस हो जाए रैम से सीपीयू की तरफ, और सीपीयू उस काम कर देगा फटक से। यूज टू इनिशियलाइज, देखो जो हमारी रोम होती है, लेकिन जो हमारी रोम होती है वो उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि सिस्टम को, जो हमारे सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा लैपटॉप है, वो ऑन होगा तो जो उसका सारा कोड होगा वो रोम में स्टोर होता है। तो उसके काम आता है कि जो सारे प्रोग्राम डेटा किस में स्टोर होता है, रोम के अंदर होता है। यूज टू इनिशियलाइज एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर को रन करने के लिए जो कोड होता है, जो प्रोग्राम होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, जो डेटा होता है, वो सारे हमारे रोम के अंदर स्टोर रहते हैं। समझे? रैम इज मोर कॉस्टलियर देन रोम, जो हमारी रैम होती है वो ज्यादा महंगी होती है रोम से। जो हमारी रैम होती है वो ज्यादा महंगी होती है रोम से, लेकिन रोम इज चीपर देन द रैम, जो हमारी रोम होती है वो सस्ती होती है। समझे? तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम समझते हैं कैश मेमोरी क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टेक फील्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो, तो ये जानना भी बहुत जरूरी होता है आपके लिए कि कैश मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, कैश मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी। जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो बहुत हाई स्पीड की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम पहले क्या प्राइमरी मेमोरी ले आए, फिर सेकेंडरी मेमोरी ले आए, अब ये कैश मेमोरी आ गई, ये क्या चल क्या रहा है, मतलब एक के बाद एक मेमोरी आती जा रही है, मतलब इसकी क्या जरूरत पड़ गई। देखो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी वो स्लोवर थी प्राइमरी मेमोरी से, तो हमने क्या करा, सेकेंडरी मेमोरी स्लो है, डेटा एक्सेस होने में बहुत काफी टाइम लग रहा था, सीपीयू हमारा फास्ट है, तो जो डेटा सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू एक्सेस करने में बहुत टाइम लग रहा था। मेन चीज है यहाँ टाइम, टाइम इज मनी, हमारे लिए टाइम मनी है। तो कैश मेमोरी क्या है, वो बहुत फास्ट है, सेकेंडरी मेमोरी से बहुत फास्ट है, प्राइमरी मेमोरी से भी फास्ट है। तो हमें फास्ट काम करना है, तो उसके लिए हम कैश मेमोरी ले आए। समझे इस बात को कि कैश मेमोरी क्यों लिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है और सब मेमोरी से, जो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, उनसे भी फास्ट होती है, इसलिए हम कैश मेमोरी ले आए। अब कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो कैश मेमोरी आर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट आर फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। अब जो कैश मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर होगा, अब पहले हमने देखा था कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है, तो उसमें हम जितना भी डेटा हमें डालना है सेकेंडरी मेमोरी में हम डाल देते थे, और प्राइमरी मेमोरी क्या करती थी, उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से लेती थी, और सीपीयू भैया को कुछ काम करना होता है तो वो वहां से एक्सेस फास्टली कर लेते थे। लेकिन अब हमने क्या करा, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी को लगा दिया, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी लगा दी। अब डेटा, अगर सीपीयू भैया को कुछ काम करना होगा इस डेटा पे, तो ये डेटा इधर से इधर जाएगा, ये डेटा प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू की तरफ जाएगा। ठीक है, अब सीपीयू ने क्या करा, दोबारा इसी डेटा को उस पे काम करना है, तो फिर उस डेटा को एक्सेस करा। ठीक है, फिर तीसरी बार भी उसी डेटा को एक्सेस करा, फिर चौथी बार भी उसी डेटा को एक्सेस करा। तो कैश मेमोरी समझ गई कि भाई एक ही डेटा पे बार बार काम हो रहा है, तो क्यों ना इस डेटा को मैं अपने पास रख लूं, जिससे अगर सीपीयू को कुछ काम करना होगा तो वो बहुत तेजी से पकड़ा देगी, कैश मेमोरी उस डेटा को बहुत तेजी से दे देगी, जिससे सीपीयू और जल्दी फास्ट काम करेगा, सीपीयू और जल्दी फास्ट उस डेटा पे काम कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हमें जितना ज्यादा हो सके फास्ट काम करवाना है, क्योंकि आज के भीड़ भाड़ जमाने में किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो जितना ज्यादा फास्टली काम हो जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कैश मेमोरी
क्या करती है? कैश मेमोरी उस डेटा को होल्ड करती है जो सीपीयू बार बार सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, बार बार जिस डेटा को सेम डेटा को बार बार एक्सेस कर रहे हैं उस डेटा को कैश मेमोरी होल्ड कर लेती है, कैश मेमोरी होल्ड कर लेती है। कैश मेमोरी होल्ड कर लेती है। जो डेटा बार बार सीपीयू एक्सेस कर रहा है उस डेटा को कैश मेमोरी होल्ड कर लेती है। समझ गए? कैश मेमोरी इज यूज्ड टू रिड्यूस एवरेज टाइम। अब कैश मेमोरी होती है, जो कैश मेमोरी होती है वो रिड्यूस कर देती है हमारा एक्सेस टाइम। अब देखो सीपीयू को कुछ काम करना होगा तो वो दोबारा रैम से नहीं मांगेगा डेटा को। अगर उसी डेटा को सीपीयू को कुछ काम करना होगा तो वो दोबारा रैम से नहीं मांगेगा, पहले देखेगा कि कैश मेमोरी में वो डेटा है, अगर है तो बहुत तेजी से ले लेगा और उस पर कुछ काम करेगा, तो हमारा एवरेज टाइम है वो कम हो गया। तो कैश मेमोरी की वजह से हमारा रिड्यूस हो गया एवरेज एक्सेस टाइम। समझे? ठीक है। कैश मेमोरी इज एन एक्सटर्नली फास्ट मेमोरी टाइप। कैश मेमोरी इज एन एक्सटर्नली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज ए बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। जो हमारी कैश मेमोरी है ये बफर की तरह एक्ट कर रही है। बफर क्या होता है? बफर एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे डेटा, अगर डेटा एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर हो रहा होगा तो वो डेटा को होल्ड करने का टेम्पररी प्लेस होता है बफर की, उस प्लेस को बफर कहते हैं। तो ये कैश मेमोरी उसी तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, उसी तरीके से एक्ट कर रही है, बफर की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है? क्लियर है कैश मेमोरी? तो अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा कैश मेमोरी के बारे में तो आप इसी तरीके से लिख देना, एकदम बढ़िया प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिख देना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये पीपीटी चाहिए तो आप ये डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। अब भाई वो बात तो हमने थोड़ी टेक्नोलॉजी के फील्ड में कर ली, अब थोड़ी रियल लाइफ में बताओ कि कैश मेमोरी होता क्या है। अब देखो रियल लाइफ में बताता हूँ कि कैश मेमोरी होता क्या है। ठीक है? सपोज करो आप पढ़ाई करते हो, सपोज करो, वैसे तो मुझे पता है पढ़ाई नहीं करते हो, तो सपोज कर लो कि आप पढ़ाई करते हो। ठीक है? आपके घर में ये आपकी अलमारी है जहाँ पे आप बहुत सारी किताबें रखते हो, बहुत सारे नोट्स रखते हो, और भाई आपके एग्जाम है वो भी कौन सा? पीपीएस का, तो आपको पढ़ने पड़ेगा। तो आपने क्या करे? पीपीएस के नोट्स उठाए और अपनी टेबल पे ले आए। अब देखो जहां पे बहुत सारा डेटा था, जहां पे आपके बहुत सारे नोट्स थे, उसको हमने कह दिया कि ये हमारी, उसको कह दिया ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जहां पे आपका डिफरेंट टाइप के फाइल्स, डिफरेंट टाइप की बुक्स, डिफरेंट टाइप के डेटा है, उसको हमने कह दिया सेकेंडरी मेमोरी है। जहां पे बहुत सारा डेटा स्टोर है उसको हमने कह दिया कि ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है? इसको सेकेंडरी मेमोरी समझो। अब जो डेटा हम लाए हैं, जो फाइल हम लाए हैं, जो हम पीपीएस के नोट्स यहाँ टेबल पे लाए हैं, जो टेबल हो गई है वो हमारी रैम हो गई, जो टेबल है वो हमारी रैम हो गई, जो टेबल है वो हमारी रैम हो गई। अब रैम क्यों हो गई? देखो पिछले लेक्चर में हमने समझा था जो हमारा डेटा होता है सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी से रैम के ऊपर लोड हुआ, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से टेबल के ऊपर हमारा डेटा आया, टेबल के ऊपर हमारे नोट्स आए। ठीक है? अब आपने क्या करा कि 5 दिन मतलब पढ़ाई करी पीपीएस की, 5 दिन तक आपने पीपीएस के नोट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छे से समझ लिया उस चीज को। तो पहला दिन हो गया कंप्लीट। ठीक है? तो आपने क्या करा? जो ये नोट्स हैं दोबारा इसी में रख दिए। ठीक है? रख दिए। दूसरा दिन उसमें क्या करा आपने? फिर दूसरे दिन में दोबारा नोट्स लाए, तीसरे दिन फिर दोबारा नोट्स लाए, फिर यही रख दिए, चौथे दिन फिर दोबारा नोट्स लाए। तो भाई काफी टाइम लग रहा है मुझे, यहाँ से मैं जाऊंगा वहां तक तो मुझे टाइम भी वेस्ट होगा। तो टाइम मैंने क्या बताया? टाइम इज अ मनी। तो टाइम मनी है, तो हम टाइम को बचाने के लिए हमने क्या करा? ये जो हमारे ड्रॉर है, ये जो हमारे ड्रॉर हैं, ये जो हमारे खाने हैं, हमने क्या करा? इसके अंदर हमने अपने नोट्स को रख दिया, जो हमने नोट्स को अपने ड्रॉर के अंदर रख दिया। तो जब मैं पढ़ूंगा तो फटक से मैं ड्रॉर खोलूंगा और अपने नोट्स निकाल लूंगा, अपने नोट्स को एक्सेस कर लूंगा और पढ़ने लगूंगा।
तो ये हमारे एक्ट कर रहे हैं हमारे कैश मेमोरी की तरह, जो ड्रॉर है हमारे एक्ट कर रहे हैं कैश मेमोरी की तरह। क्यों एक्ट कर रहे हैं कि भाई वही नोट्स बार बार मैं पढ़ रहा हूँ, तो बार बार मैं वहां जा रहा हूँ फिर ला रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ फिर ला रहा हूँ, तो क्यों ना अपने पास होल्ड कर लूं, ये कैश मेमोरी कहेगी क्यों ना मैं इन फाइल्स को अपने पास होल्ड कर लूं, तो ये नोट्स इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जो हमारी कैश मेमोरी होती है उसी डेटा को होल्ड करती है जो बार बार सीपीयू एक्सेस कर रहा है। क्लियर है यहां तक? चलो, आई होप सारे बच्चे कैश मेमोरी को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं मेमोरी हायरार्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकेटीयू में ज्यादातर पूछा जाता है, चाहे आपकी सीटी हो, पीयूटी, सेमेस्टर हो, सब में ये पूछा जाता है। ये यूनिट 1 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, मैंने स्टार भी बना दिए हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझते हैं हम मेमोरी हायरार्की को। अब मेमोरी हायरार्की होता क्या है? देखो, जो हमारा लैपटॉप होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, उसमें काफी मेमोरी हमने देखी। कौन कौन सी देखी? तो हमने देखो पहले सेकेंडरी मेमोरी को समझा, प्राइमरी मेमोरी को समझा, अब एक हमने आज नहीं समझ लिया, वो कैश मेमोरी आ गई। भाई इनकी अलग कहानी है, कोई ना कोई मेमोरी आती जा रही है। तो ये सारी मेमोरी को अगर हम एक स्ट्रक्चर वे में लगा दें जिससे हमारा एक्सेस टाइम कम हो जाए, कि एक काम करते हैं, सबसे ऊपर उसको लगा देते हैं जिसका एक्सेस टाइम कम हो, फिर उसके नीचे उसको लगाते हैं जिसका एक्सेस टाइम कम हो, उस मतलब इससे कम, इससे ज्यादा हो एक्सेस टाइम, फिर एक काम करते हैं सबसे नीचे उसको लगाते हैं जिसका सीपीयू को बहुत एक्सेस टाइम ज्यादा लग रहा हो। इस तरीके से अगर हम लगा दें तो इस स्ट्रक्चर को, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस मेमोरी टाइप सो एक्ट अस मिनिमाइज द एक्सेस टाइम इज नोन एज मेमोरी हायरार्की, इज नोन एज मेमोरी हायरार्की। समझे? तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा एक्सेस टाइम डिक्रीज होता है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा एक्सेस टाइम डिक्रीज होता है। लेकिन भाई जब एक बात बताओ, जिसका एक्सेस टाइम बहुत कम है, ये यहां से डेटा बहुत सीपीयू फास्ट एक्सेस कर लेता है, तो यही काम की चीज है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए तो टाइम इज अ मनी, तो ये बहुत काम की चीज है। तो जिसकी वैल्यू होती है तो उसकी कॉस्ट भी होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू है मार्केट में तो इसकी कॉस्ट भी हाई हो गई। समझे? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। लेकिन जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं, जो हमारे कैश मेमोरी होती है, उनके पास स्पेस बहुत कम होता है, वो बहुत कम डेटा को होल्ड कर पाते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारा कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब कि मैग्नेटिक टेप में ज्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है, रजिस्टर में सबसे कम डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है। जैसे मैग्नेटिक टेप में जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती है, जो बड़ा बड़ा, जैसे एक फिल्म बड़ी बड़ी जो फाइल्स हो गई, बड़ा बड़ा जो ह्यूज डेटा है वो स्टोर होगा। लेकिन रजिस्टर इनमें बहुत छोटा सा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं रजिस्टर के बारे में। सबसे पहले हमने मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर रजिस्टर को समझा था, तो रजिस्टर को अब हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि रजिस्टर आखिरकार होता क्या है। देखो, आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। देखो, पहले क्या लिखना है? पहले ये लिख देता है कि मेमोरी हायरार्की होता क्या है। ठीक है, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर ये बता देना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक्सेस टाइम डिक्रीज करेगा, और जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी और कैपेसिटी डिक्रीज करेगी, ये बता देना है आपको। फिर आपको बताना है कि रजिस्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, तभी आप वहां पे पेपर में अच्छे से लिख पाओगे कि रजिस्टर होते क्या है। रजिस्टर मेन हमारा पर्पस ये भी नहीं है कि पेपर में लिखें, लेकिन हमारा मतलब ये भी है कि हमें समझ भी आना चाहिए कि रजिस्टर आखिरकार होते क्या है। तो अब हम समझते हैं कि रजिस्टर क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रजिस्टर को नहीं जानते, रजिस्टर को नहीं समझते, तो फिर सही नहीं है। समझ लो रजिस्टर होते क्या है। रजिस्टर आर द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। देखो, जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। जो हमारे बेसिकली है क्या, ये मेमोरी है। मेमोरी क्या होती है? जो डेटा को स्टोर करती है।
तो मतलब रजिस्टर में भी डेटा स्टोर होता है, जो हमारे रजिस्टर होते हैं उनमें भी डेटा स्टोर होता है। तो लेकिन रजिस्टर आर द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी लोकेटेड डायरेक्टली विद इन द सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर ही लोकेट होती है। ये ऐसी मेमोरी है, रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये बहुत तेज मेमोरी होती है, ये बहुत स्मॉल मेमोरी होती है, ठीक है। रजिस्टर आर फास्टर देन द मेन मेमोरी। ये फास्ट होते हैं मेन मेमोरी से भी, ये सभी से फास्ट होते हैं, कैश मेमोरी से फास्ट होते हैं, मेन मेमोरी से फास्ट होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से तो बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। Registers hold the data that CPU is actively using for immediate calculation। अब इस पॉइंट को हम बहुत अच्छे समझते हैं। देखो, सपोज करो आपने अपना लैपटॉप खोला, ठीक है, मैंने बोला जल्दी से कैलकुलेशन करो 5 + 3 कितना होता है। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, जो ये 5 है वो कहाँ स्टोर होगा, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला अपना लैपटॉप खोलो, उसमें कैलकुलेटर खोलो, ठीक है, आपने कहा ठीक है खोल देते हैं। तो मैंने बोला अब इस पे 5 क्लिक करो, तो आपने कहा कि 5 क्लिक करते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि 5 ये स्टोर होगा कहाँ, किस मेमोरी में स्टोर होगा। जो हमारे लैपटॉप है इसके अंदर हमने काफी मेमोरी समझी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, अब एक रजिस्टर भी पढ़ रहे हैं। तो ये डेटा 5 कहाँ स्टोर होगा, ये डेटा स्टोर होगा रजिस्टर के अंदर। तो जैसे हमने एंटर करा 5, तो एक रजिस्टर आएगा और उसमें 5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली रजिस्टर आएगा नहीं, मतलब रजिस्टर सीपीयू के अंदर बहुत सारे लाखों की संख्या में रजिस्टर प्रेजेंट होते हैं, तो 5 है हमारा वो इस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। अब फिर हमने कहा कि 5 प्लस, ठीक है, तो जो हमारा प्लस है वो भी एक रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई एक काम करो 3 भी स्टोर करो, तो ठीक, आपने बोला कि ठीक है 3 भी स्टोर कर लेते हैं, तो ये 3 स्टोर हो गया। अब मैंने कहा इक्वल टू भी लगाओ, क्योंकि 5 + 3 = यही तो लिखोगे आप, ठीक है। तो भाई हमने क्या करा, इक्वल टू भी एक रजिस्टर में ही स्टोर होगा, तो इक्वल टू का निशान लगा दिया। अब जैसे ही इक्वल टू लगा तो हमारा आउटपुट है वो भी कहीं स्टोर होगा ना, तो वो भी रजिस्टर में ही स्टोर होगा, वो भी रजिस्टर में ही स्टोर होगा। तो जो हमारा आउटपुट है क्या आया, 5 + 3 8, 5 + 3 8, ये भी हमारा एक रजिस्टर में ही स्टोर होता है। तो रजिस्टर होल्ड द डेटा, रजिस्टर उस डेटा को होल्ड करता है जो सीपीयू होता है एक्टिवली जिसपे कैलकुलेशन चल रही होती है, उस डेटा को रजिस्टर स्टोर करते हैं। जिस डेटा पे सीपीयू कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन कर रहा होता है, उस डेटा को सीपीयू में, उस डेटा को रजिस्टर में स्टोर कर देता है, और वो डेटा रजिस्टर में स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं चौथा पॉइंट, द स्टोरेज कैपेसिटी फॉर रजिस्टर्स रेंजेस फ्रॉम 16 to 64 बिट्स। जो रजिस्टर्स होते हैं, अब आप ये मत कहने लगना कि भाई बड़ी बड़ी फाइल्स जो होती हैं वो भी रजिस्टर में स्टोर कर दो ना, क्योंकि बहुत फास्ट है वो, ये नहीं कर सकते। इसमें स्टोरेज बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। कितना होता है, 16 से 64 बिट्स तक ही आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। समझ गए रजिस्टर आप समझ गए। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कि सबसे पहले हम देखो कैश मेमोरी हायरार्की से देखते हैं। मेमोरी हायरार्की में सबसे पहले हमने डायग्राम को समझा, उस डायग्राम में सबसे ऊपर कौन था, रजिस्टर था, तो रजिस्टर को समझा। तो रजिस्टर के क्या हमने समझा कि ये बहुत फास्ट होती है, स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू के अंदर ही लोकेट होती है। अच्छा, इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर होता है, ये रजिस्टर कौन से डेटा होल्ड करते हैं, जिस डेटा पे सीपीयू कुछ एक्टिवली सीपीयू काम कर रहा होगा, जिस डेटा पे सीपीयू काम कर रहा होगा, उस डेटा को, उस छोटी सी कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन को ही रजिस्टर स्टोर करते हैं। इस तरीके से आपको एग्जांपल के तरीके से समझाया कि 5 + 3, तो ये 5 कहाँ स्टोर होगा, ये रजिस्टर में स्टोर होगा। अब ये मत सोचना कि कितने रजिस्टर होते हैं, भाई लाखों की संख्या में रजिस्टर होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम समझते हैं कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी को हमने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से समझा था। कैश मेमोरी आर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। जिस डेटा को बार बार सीपीयू एक्सेस कर रहा है, उस डेटा को स्टोर कौन करता है, कैश मेमोरी, जिससे हमारा एक्सेस टाइम होता है वो फास्ट हो जाता है।
ठीक है। कैश मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है वो हाई स्पीड मेमोरी होती है। जो कैश मेमोरी होती है वो वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है। हाई स्पीड मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी का मतलब होता है कि सीपीयू डेटा को फास्टली एक्सेस कर सकता है। उस मेमोरी में से डेटा फास्टली एक्सेस कर सकता है, वहाँ टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, कैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। अरे वोलेटाइल का क्या मतलब है? वही जो आप लाइट चली जाए, डेटा इरेज नहीं होगा, तो कैश मेमोरी में से डेटा इरेज हो जाएगा। वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर लाइट चली जाए, सिस्टम के पावर ऑफ हो जाए, तो डेटा इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो कैश मेमोरी के 3 पॉइंट समझे हमने कि कैश मेमोरी उस डेटा को होल्ड करती है जो सीपीयू बार बार एक्सेस कर रहा हो, उस डेटा को कौन होल्ड करता है? कैश मेमोरी होल्ड करती है। दूसरे पॉइंट में हमने समझा कि कैश मेमोरी बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है। तीसरे पॉइंट में समझा कि कैश मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब हम समझते हैं मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी भी होता है। तो इट इज अ प्राइमरी मेमोरी। इट इज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेन मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। जो मेन मेमोरी का डेटा होता है, सीपीयू उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और डायरेक्टली एक्सेस करता है। ठीक है, इट इज स्लोअर देन द कैश मेमोरी। भाई जो मेन मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी से स्लो होती है। कैश मेमोरी फास्ट होती है मेन मेमोरी से, लेकिन जो जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है हमारी मेन मेमोरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अपने मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर। अब हम समझेंगे कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। अब आप सपोज करो जो फिल्म, जो मूवीज बनती हैं, उनका बड़ा बड़ा डेटा कहाँ स्टोर होता है? जो बड़ा डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा? कि वो हम मैग्नेटिक डिस्क में कर देंगे। मैग्नेटिक डिस्क में कर देंगे। जो आपकी जैसे मान लो शादी की वीडियो है, वो कहाँ स्टोर होगी? वो भी इस मैग्नेटिक डिस्क में हो जाएगी स्टोर। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझते हैं। मैग्नेटिक डिस्क इज अ टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक फील्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। मैग्नेटिक डिस्क है, ये स्टोरेज डिवाइस ही है। मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस ही है जिसमें डेटा स्टोर होता है। किसकी मदद से? मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। मैग्नेटिक फील्ड में डेटा स्टोर होता है किसकी मदद से? मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। और डेटा को निकाला भी जाता है मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। ठीक है, द डेटा लाइक ऑडियो, वीडियो और एनी डेटा आर रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क एज मैग्नेटिक पैटर्न्स। किसी भी तरीका का डेटा हो, लाइक ऑडियो हो, वीडियो हो, और किसी भी तरीका डेटा हो, वो स्टोर होते हैं सरफेस ऑफ डिस्क, सरफेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। इसकी सरफेस पे ये डेटा स्टोर रहता है। इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अगर लाइट ऑफ हो जाए तो क्या इस डेटा का ये डेटा इरेज हो जाएगा? सपोज करो आपकी लाइट चली जाती है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये डेटा इरेज हो जाएगा? नहीं, जो सीडी है उसका डेटा इरेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स देखो, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सबसे पहले हमने रजिस्टर की बात करी थी जिसमें बहुत छोटा डेटा स्टोर होता है। फिर हमने कैश मेमोरी की बात करी थी, उसमें भी छोटा कम डेटा स्टोर होता है, लेकिन रजिस्टर से ज्यादा डेटा स्टोर होता है। फिर हमने मेन मेमोरी की बात करी, मेन मेमोरी में ज्यादा डेटा स्टोर होता है अगर एज कंपेयर कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी से भी ज्यादा डेटा मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर होता है। मैग्नेटिक डिस्क से भी अगर ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो वो हम मैग्नेटिक टेप्स में करेंगे। मैग्नेटिक टेप्स में बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है। जनरली ये हमारे काम का नहीं है। जो बड़े बड़े जो डेटा होता है वो इनमें स्टोर होता है। इतना डेटा हमारे पास है नहीं। जो लोग बड़े बड़े डेटा पे काम करते हैं, बड़े बड़े डेटा को स्टोर करते हैं, उन लोगों के काम आते हैं मैग्नेटिक टेप्स। अब हम समझते हैं मैग्नेटिक टेप्स। ये मैग्नेटिक टेप्स क्यों आए? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डेटा अमाउंट स्टोर हो सकता है। तो पहला पॉइंट समझते हैं, मैग्नेटिक टेप इज अ स्टोरेज मीडियम दैट यूज अ लॉन्ग स्ट्रिप
coated with magnetic material to store data। अब जो मैग्नेटिक टेप्स होते हैं उनमें डेटा किस तरीके से स्टोर हो सकता है? लंबी लंबी स्ट्रिप की फॉर्म में, लंबी लंबी स्ट्रिप में डेटा स्टोर होता है। जिस तरीके से यहाँ एक फोटो भी है कि ये स्ट्रिप्स हैं, इनमें डेटा स्टोर हो जाएगा। ये लंबी लंबी बहुत बड़ी स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें डेटा स्टोर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। इट इज मेनली यूज टू बैकअप ह्यूज डेटा। ह्यूज डेटा को बैकअप करने के भी काम आता है हमारे मैग्नेटिक टेप्स। जो हमारी मैग्नेटिक टेप्स होती हैं वो डेटा को बैकअप करने के भी काम आता है। थर्ड पॉइंट को समझते हैं। मैग्नेटिक टेप इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो इन रिकॉर्डिंग टेप। जो मैग्नेटिक टेप्स होते हैं उनके अंदर हम रिकॉर्डिंग भी स्टोर कर सकते हैं रिकॉर्डिंग टेप्स में, समझे? वीडियो टेप, ऑडियो टेप एंड कंप्यूटर डेटा टेप आर एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक टेप्स। ये कुछ एग्जांपल हैं मैग्नेटिक टेप्स के, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी हियरार्की। मेमोरी हियरार्की की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, कैपेसिटी। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, टॉप जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, तो कैपेसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि सबसे टॉप में कौन थे? रजिस्टर्स थे। लेकिन रजिस्टर्स के पास कैपेसिटी बहुत कम होती है। कैपेसिटी मतलब डेटा को स्टोर करने की जगह कम है। तो अगर हम टॉप से नीचे की तरफ चलेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे, तो हमारे जितने हम बॉटम की तरफ जाएंगे उतना स्टोरेज बढ़ेगा, उतनी कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। तो कैपेसिटी इंक्रीज करती है टॉप से बॉटम की तरफ, ठीक है भाई। एक्सेस टाइम। अब हम समझते हैं कि एक्सेस टाइम, देखो, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो एक्सेस टाइम हमारा इंक्रीज करता है। एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है कि सीपीयू को डेटा को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो एक्सेस टाइम उतना ही बढ़ रहा है, क्योंकि देखो सबसे टॉप में कौन थे? रजिस्टर्स थे। और रजिस्टर को अगर रजिस्टर बहुत जल्दी फास्ट था, उसका एक्सेस टाइम कम था, लेकिन उससे नीचे गए एक्सेस टाइम बढ़ता गया। तो जितना हम नीचे चलेंगे एक्सेस टाइम हमारा उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। कॉस्ट पर बिट। अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। कैसे? अब देखो, जिसके पास फास्ट एक्सेस टाइम है तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो सबसे ऊपर पे कौन थे? रजिस्टर थे। रजिस्टर की कॉस्ट भी ज्यादा हो गई। तो जैसे हम बॉटम से ऊपर की तरफ चलते हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई जो सबसे नीचे होते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, इनमें डेटा बहुत सारा स्टोर हो सकता है। तो भाई ज्यादा डेटा स्टोर होगा मतलब कि ज्यादा महंगे भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि टाइम इज अ मनी। जो ज्यादा फास्टली डेटा को एक्सेस कर सकता है, सीपीयू जिसमें से फास्टली एक्सेस कर सकता है, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो रजिस्टर से डेटा को फास्टली एक्सेस करा जा सकता है, फिर उसके बाद कैश मेमोरी से फास्ट एक्सेस करा जा सकता है। लेकिन जो मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, इनमें से डेटा फास्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इनके प्राइस कम होते हैं एज कंपेयर रजिस्टर से, कैश मेमोरी से, ठीक है। बात करते हैं परफॉर्मेंस। द एनहांसमेंट ऑफ दिस वाज डिजाइन्ड इन द मेमोरी हायरार्की मॉडल ड्यू टू सिस्टम्स परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। जो मेमोरी हायरार्की मॉडल है, इसकी वजह से जो हमारे ऑल ओवर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला देख लीजिए, फिर इसके बाद ये वाला देख लीजिए। और तो अगले लेक्चर में हम समझ रहे होंगे कि प्रोसेसर क्या होता है, कुछ सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स को समझेंगे, कुछ सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को भी समझ रहे होंगे। अगर आपको पीपीटी डाउनलोड करनी है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां से आप इस पीपीटी को डाउनलोड भी कर सकते हो, करते रहो। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम ये मत सोचो एग्जाम के टाइम, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं तो हमें कोडिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं,
ये कोडिंग के भी बेसिक्स हैं कि कंप्यूटर होता क्या है आखिरकार। अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में नहीं समझा है, वो भी समझ जाए कि कंप्यूटर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके बाद हम कोडिंग को समझेंगे कि कोडिंग क्या होती है। चलो एक शायरी हो जाए। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। ठीक है।